हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम की सीरीज में अपन लोग 4 लेक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। आज हमारा जो ये लेक्चर है, ये लेक्चर 5 है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। जैसा कि एनिमल फिजियोलॉजी के अंतर्गत डाइजेस्टिव सिस्टम के ये अभी हम लोग कॉमन चीज़ें पढ़ रहे हैं, राइट। ऑर्गन के बारे में पढ़ रहे हैं, पूरे ट्रैक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। एलिमेंट्री कैनाल खत्म होने के बाद में हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बाद में हम लोग जो है यहाँ पर फिजियोलॉजी के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से ह्यूमन के अंदर डाइजेशन कंप्लीट होता है, राइट। डाइजेशन बोले तो किस तरीके से डाइजेशन का प्रोसेस होता है, फूड किस तरीके से डाइजेस्ट किया जाता है हमारे बॉडी के अंदर, इस बात को याद रखिए। ठीक है, तो अभी हम लोग एलिमेंट्री कैनाल, देन उसके बाद में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में, फिर हम लोग फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन देखेंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत फेरिंग्स के बारे में पढ़ेंगे कि फेरिंग्स क्या होता है, ठीक है, ग्रसनी क्या होती है, इसोफेगस ग्रास नाल के बारे में पढ़ेंगे, ग्रास नाल, राइट, ग्रसनी, ठीक है, और स्टमक, दैट मीन्स अमाशय। इन 3 भाग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एलिमेंट्री कैनाल के 3 पार्ट, मेजर पार्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फेरिंग्स के बारे में, राइट। तो देखिए फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स किस तरीके से काम करती है, फेरिंग्स किस तरीके से अरेंज रहती है, उसको समझना है। तो देखिए पहला पॉइंट लिखा हुआ है, बक्कल कैविटी फेरिंग्स में ओपन होती है, यानी कि जो हमारी ये बक्कल कैविटी होती है, ये पीछे की ओर फेरिंग्स के अंदर क्या होती है, ओपन होती है। सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है, फेरिंग्स फूड व एयर के लिए एक कॉमन पैसेज होता है, क्योंकि इस पार्ट में नेजल कैविटी व ओरल कैविटी दोनों ओपन होती है। यानी कि जो फेरिंग्स होता है, ये फेरिंग्स भोजन के लिए और वायु के लिए, भाई हम जो भी खाना खाते हैं उसको हम निगलते हैं ना अंदर की तरफ, और सांस भी हम अंदर की तरफ लेते हैं। तो जो पीछे की तरफ एक पैसेज देख रहे हो, पीछे की तरफ आप शीशे में अपना गला एकदम फैला करके देखें तो पीछे की तरफ जो कैविटी मिलती है, ये गले वाली, ठीक है, गर्दन की जो कैविटी रहती है अंदर से अगर आप देखेंगे तो ये फेरिंग्स कहलाता है। यहां से फूड भी पास होता है और एयर भी पास होता है, तो फेरिंग्स को हम लोग कॉमन पैसेज कह सकते हैं ना, कॉमन पैसेज कह सकते हैं फॉर फूड एंड एयर, राइट। और क्योंकि इस भाग से नेजल कैविटी भी ओपन होती है और ओरल कैविटी भी ओपन होती है, दोनों ओपन होता है। नया पॉइंट लिखा हुआ है, फेरिंग्स पार्ट में 2 पोर का अटैचमेंट रहता है, यानी कि फेरिंग्स में 2 छिद्र पाए जाते हैं। अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके से आपको एक पोर आगे की तरफ और एक पोर पीछे की तरफ देखने को मिलता है, लाइक दिस। ठीक, ये पोर जो है आगे ट्रैकिया में, लंग्स में, और ये वाला स्टमक में ओपन हो जाता है। तो 2 पोर हैं, एक तो ये पोर है, दूसरा ये पोर है। ये वाला जो पोर है, ये वाला जो पोर है, ये गलट कहलाता है, सॉरी ये वाला ग्लॉटिस कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्लॉटिस कहलाता है। और ये वाला पोर गलट कहलाता है। तो गलट एंड ग्लॉटिस ये दोनों क्या करते हैं, पोर्स, पोर्स का यानी जो पोर छिद्र ऊपरी जो भाग है उसको बोल रहे हैं। बाकी जो पैसेज है उसको क्या बोलेंगे, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ग्लॉटिस। के नीचे ट्रैकिया रहता है, ठीक है, ट्रैकिया, और इधर क्या रहता है, इसोफेगस रहता है। फेरिंग्स वाला पोर्शन इसके ऊपर वाला रहता है, लाइक दिस, ये पूरा, राइट, नेजल चैम्बर से लेकर के और ये ग्लॉटिस तक, ग्लॉटिस तक और नेजल चैम्बर से लेकर के ग्लॉटिस और ग्लॉट तक का जो रीजन रहता है वो फेरिंग्स कहलाता है। तो मैंने क्या बताया, फेरिंग्स पार्ट में 2 पोर का अटैचमेंट रहता है। नंबर 1 गलट, गलट कहने का मतलब इस पोर का रीजन या रिलेशन इसोफेगस या फूड पाइप से होता है, यानी कि इसका जो रिलेशन होगा, यानी कि ये जो पोर पाया जाएगा ये इसोफेगस में पाया जाएगा। और ग्लॉटिस की बात करें तो इस पोर का रिलेशन ट्रैकिया या विंड पाइप से होता है, ट्रैकिया से होता है या तो विंड पाइप से होता है, हवा द्वार से होता है। आगे देखिए, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है जिसके थ्रू आप समझ पाओगे। ये दोनों पोर अलग अलग नहीं है, ये पास में ही है, अटैच है, बट मैंने क्या किया, इनको थोड़ा सा समझाने के लिए अलग अलग बना के रखा है। तो यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हैं कि एक पोर यहाँ पर जाकर के ओपन होता है जो कि ओरल कैविटी से निकलता है, ओरल कैविटी से निकलता है। और ओरल कैविटी से जाकर के कहाँ ओपन हो रहा है, कहाँ ओपन हो रहा है, नेजल चैम्बर के पास में या फेरिंग्स में ओपन हो रहा है। कहाँ ओपन हो रहा है, फेरिंग्स में, दैट इज कॉल्ड फेरिंग्स। और यहीं पर नेजल कैविटी भी है, ये भी कहां ओपन हो रही है, फेरिंग्स में ओपन हो रही है। कहां ओपन हो रही है बच्चा, फेरिंग्स में ओपन हो रही। तो फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है। तो ओरल कैविटी भी क्या हो रहा है, फेरिंग्स में जा रहा है, और नेजल कैविटी भी क्या है, फेरिंग्स में ओपन हो रहा है, राइट।
इन दोनों का जो ओपनिंग यहाँ पर आपको पता है, ओरल जो कैविटी होगा ये क्या करेगा, फूड को लेकर के आएगा, और नेजल कैविटी जो होगा वो क्या करेगा, एयर को लेकर के आएगा। कहां लेकर के आ रहा है, फेरिंग्स में, तो ये कॉमन पैसेज हो गया, तो ये कहलाता है क्या, कॉमन पैसेज, राइट, ये कॉमन पैसेज कहलाता है। अब यहीं पर क्या होता है कि ये जो ओरल कैविटी, अच्छा फेरिंग्स में जो फूड लेकर के ओरल कैविटी आ रही है, तो इस फेरिंग्स वाले रीजन को हम लोग ओरोफेरिंग्स के नाम से जानते हैं, और यहां पर एयर आ रहा है तो इसलिए इसको नेजोफेरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, नेजोफेरिंग्स कहते हैं, राइट। ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स के नीचे क्या पाया जाता है, एक पोर पाया जाता है। ओरोफेरिंग्स के नीचे एक पोर पाया जाता है, एक पोर पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गुलट कहते हैं, गलट कहते हैं, क्योंकि यहां से क्या होगा, नीचे की तरफ एक पाइप जाएगा जिसको हम लोग ईसोफेगस कहते हैं, ग्रास नाल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, ग्रास नाल। और वहीं पर एयर के लिए क्या है, यहां पर एक और पोर पाया जाता है जिसको हम लोग ग्लॉटिस कहते हैं। एयर के लिए पाया जाता है क्या, ग्लॉटिस। ग्लॉटिस नीचे की तरफ एक पाइप के रूप में अरेंज होता है, इसको हम लोग ट्रैकिया कहते हैं, और ट्रैकिया को हम लोग कॉमन लैंग्वेज में विंड पाइप कहते हैं, और इसोफेगस को कॉमन लैंग्वेज में फूड पाइप कहते हैं, क्योंकि ये भोजन को ले जाता है, ठीक है, फूड पाइप। तो आप यहां देख रहे हैं कि गलेट और ग्लॉटिस दोनों पोर्स कहां पाए जा रहे हैं, फेरिंग्स में ही अरेंज है। तो गलेट के द्वारा क्या होगा, फूड चला जाएगा, और ग्लॉटिस के द्वारा क्या होगा, एयर अंदर की तरफ एंट्री कर जाएगा। लेकिन खास बात क्या है कि दोनों पोर्स एक साथ काम नहीं करते। आप जब सांस लेंगे तो सांस लेते समय आप खाने को नहीं निकल सकते, भोजन को नहीं निकल सकते, और भोजन निकलते समय आप सांस नहीं ले सकते। बात एक ही आ रही है, चाहे कान ऐसे पकड़ो चाहे कान वैसे पकड़ो, बात एक ही है। चलिए देखिए, लिखा हुआ है भोजन को निगलते समय एपिग्लॉटिस नामक ढक्कन, जो हमारा ऊपर आप देख रहे हैं उभरा हुआ रीजन पाया जाता है गर्दन में, ठीक है, नोकदार, आप गर्दन में देखेंगे नेक रीजन में आगे की तरफ, उसको हम लोग एपिग्लॉटिस कहते हैं। तो भोजन को निगलते समय एपिग्लॉटिस नामक ढक्कन ग्लॉटिस को बंद कर देता है। किसको बंद कर देगा, ग्लॉटिस को क्लोज कर देगा। अब जब ये क्लोज हो जाएगा तो फूड यहां से यहां ना जाकर के कहां जाएगा, इसोफेगस में जाएगा, सिंपल सी बात है, ताकि भोजन के पार्टिकल्स ट्रैकिया में ना चले जाए। अगर ट्रैकिया में जाते भी हैं तो क्या होता है, काफी तेजी से खांसी आती है। तो मैंने वो पॉइंट भी यहां पर मेंशन कर दिया है, नोट करके लिख दिया है कि यदि फूड पार्टिकल्स ट्रैकिया में चले जाए तो तेज खांसी आती है, और तेज खांसी आने से आप क्या होगा, आपका ट्रैकिया साफ हो जाता है, वहां से फूड पार्टिकल निकलता है। अगर नहीं भी निकलता है तो डेफिनेटली क्या होता है, वहां पर इंफेक्शन हो जाता है, जिससे काफी दिक्कत हो सकती है। ये तो बात हो गई हमारे किसकी बच्चा, फेरिंग्स की। किसकी हो गई, फेरिंग्स की। अब हम लोग बात करेंगे इसोफेगस की, जिसे हिंदी में ग्रास नाल कहते हैं। ग्रसनी कंप्लीट हो गया। ग्रास नाल का खास बात है क्या, इसोफेगस फेरिंग्स को स्टमक से अटैच करता है। पहला पॉइंट, इस बात को याद रखिएगा कि जो इसोफेगस होता है वो फेरिंग्स को किससे अटैच कर रहा है, स्टमक से अटैच करता है। सेकेंड पॉइंट, इसोफेगस में किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है। तो इसोफेगस में किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है, 1% का डाइजेशन नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ भोजन को माउथ से स्टमक तक ले जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है इसोफेगस डायाफ्राम को भेद कर, यानी कि जो हमारा बॉडी लेवल है, आपको पता है ये हेड है, ये थोरेसिक रीजन है, और ये एब्डोमेन रीजन है। थोरेसिक रीजन में रिब्स पाई जाती है, एब्डोमेन रीजन है, और ये हमारी टांगे हैं, ये हाथ हैं, मान लो, हमारी नहीं तुम्हारी, ठीक है, और सांस लेने के लिए भी बना लो, चलो बाल भी तुम्हारे बना देते हैं भाई, राइट। तो ये वाला क्या कहलाता है, थोरेसिक रीजन कहलाता है, ये तो जानते होगा ना। ये एब्डोमिनल रीजन कहलाता है, एब्डोमिनल रीजन। यहां पर एक सेप्टम पाया जाता है, एक पट पाया जाता है, जिसको हम लोग डायाफ्राम कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डायाफ्राम कहते हैं भाई, इसको हम लोग डायाफ्राम कहते हैं। तो इसोफेगस जो होगा वो डायाफ्राम को भेद कर, ये देखो छेद करके इसमें लेफ्ट हैंडेड मुड़ जाएगा, और मुड़ करके जे शेप स्ट्रक्चर में ओपन हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टमक कहते हैं। तो देखिए लिखा हुआ इसोफेगस डायाफ्राम को भेद कर लेफ्ट साइड मुड़ जाती है, क्या होती है, लेफ्ट साइड मुड़ जाती है, वह स्टमक में ओपन हो जाती है, स्टमक में ओपन हो जाती है। अगला पॉइंट देखिए लिखा हुआ है इसोफेगस व स्टमक के जंक्शन पर, यानी कि जहां पर इसोफेगस और स्टमक, ये देखो ये मान लो इसोफेगस है और ये स्टमक है, इस जंक्शन पर, ठीक है, इस जंक्शन पर
गैस्ट्रो इसोफेजियल, गैस्ट्रो इसोफेजियल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, गैस्ट्रो इसोफेजियल इंस्फिंक्टर पाया जाता है। क्या पाया जा रहा है? गैस्ट्रो इसोफेजियल इंस्फिंक्टर पाया जाता है, जो कि इस पाथ को कंट्रोल करता है, इस रास्ते को कंट्रोल करता है। दैट मीन्स यहां से जो फूड पार्टिकल होगा वो एक डायरेक्शन में जाएगा। दैट मीन्स यहां से फूड पार्टिकल इसोफेगस से होकर कहां आएगा? स्टमक में। लेकिन स्टमक से इसोफेगस में नहीं जाता। हाँ, मानते हैं आपकी बात, वॉमिटिंग होती है, वो अननेसेसरी प्रोसेस होता है। जब हमारा डाइजेशन खराब होता है या ये फेल हो जाता है स्फिंक्टर कुछ समय के लिए, तो जो फूड पार्टिकल है वो तुम्हारे मुंह से बाहर आ जाता है और उसको हम लोग पल्टी कहते हैं, वॉमिटिंग कहते हैं। ठीक है, ये कुछ कंडीशन में हो सकता है। तो स्फिंक्टर के द्वारा क्या होता है, ये कंट्रोल किया जाता है। जिसका स्फिंक्टर लूज होता है, कमजोर होता है, तो ट्रैवलिंग में काफी दिक्कत होती है उनको, बसेस में बैठते हैं, स्मेल आती है और फिर वो वॉमिट कर देते हैं। राइट, कुछ का बड़ा मजबूत होता है, दुनिया घूम आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारे जैसे। राइट, तो स्फिंक्टर पाया जाता है जो कि इस बात को कंट्रोल करता है। अगला पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है इसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट प्रेजेंट होती है। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की अगर बात करें तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहने का मतलब होता है कि ऐसा मूवमेंट, ऐसा मूवमेंट, ऐसा मूवमेंट जो आप देखेंगे कि क्या होगा यहां पर, कि जो फूड पार्टिकल होगा वो इसोफेगस से स्फिंक्टर में कहा जा रहा है? स्टमक में। तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को हम सिंपल फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। आप लोग एक पाइप ले लो, सपोज दैट, मान लो आपने एक पाइप लिया और उस पाइप में आपने एक बॉल डाल दिया। ठीक है, अब उस बॉल को ऐसे तो निकालना नहीं, बड़ा पाइप लेंगे तो सिंपल से निकल जाएगा, लेकिन पाइप ऐसा है, छोटा है, बॉल बड़ी है और आपने उसमें घुसेड़ दिया किसी तरीके से। अब उस बॉल को एक सिरे से दूसरे सिरे पे निकालना है जाकर के उस पाइप में, तो कैसे निकालोगे भाई? उसका निकालने का एक ही सिंपल सा तरीका है कि आप बॉल के पीछे साइड में, यानी कि जो पाइप है जहां पर बॉल चली गई है उसके बैक साइड में आप दबाएं। दैट मीन्स मान लो एक पाइप है, इस पाइप में बॉल पड़ी हुई है, इस बॉल को इस सिरे से इस सिरे पे निकालना है। कैसे निकालोगे भाई? तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस साइड पे प्रेशर डालेंगे। जब यहां पर प्रेशर डालेंगे तो बॉल यहां से क्या होगी, यहां आ जाएगी। जब बॉल यहां आ जाएगी तो ये रिलीज हो जाएगा। फिर हम इसे छोड़ करके यहां पे प्रेशर डालेंगे तो बॉल यहां आ जाएगी। फिर इसे छोड़ करके यहां पे प्रेशर डालेंगे, बॉल बाहर आ जाएगी। तो ये जो आप देख रहे कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन, और आगे वाला क्या होगा, रिलैक्स होगा। भाई ये वाला जब कॉन्ट्रैक्ट होगा पीछे वाला पोर्शन, तो आगे वाला जब रिलैक्स होगा तभी तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा, तभी तो आगे बढ़ेगा। तो यहां पर आप समझिए बच्चों कि बॉल के पीछे, यानी कि इसी तरीके से हमारे भोजन का भी है, फूड इसोफेगस में होता है, पीछे की तरफ क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, और आगे रिलैक्स होता है, तो फूड आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है और एक समय पर स्टमक में पहुंच जाता है। स्टमक में पहुंचने के बाद में वहां पर इसका फर्दर डाइजेशन होता है और फिर इंटेस्टाइन में भेजा जाता है। उस वो बात की बात है, अब यहां तक समझिए। तो इसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट प्रेजेंट होता है या एक प्रकार की कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट होती है जो फूड को स्टमक में भेजने का कार्य करती है। सिंपल सी बात है भाई, कुछ भी कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं लिखा हुआ जो रटने वाला हो, सारे समझने वाले पॉइंट है बेटा। अगला पॉइंट देखिए, यहां पर एक नोट पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, इसोफेगस में वॉलंटरी व इनवॉलंटरी दोनों प्रकार की मसल्स पाई जाती हैं। समझे? इसोफेगस में वॉलंटरी, ऐच्छिक व अनैच्छिक दोनों प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। राइट, अगला पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, इसोफेगस में एक और पॉइंट यहां पर नोट पॉइंट में ये, इसोफेगस में म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। कौन सी ग्लैंड पाई जा रही है? म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो म्यूकस का सेक्रेशन करती हैं। ये फूड को और भी स्मूथ बनाती हैं ताकि यह आसानी से स्टमक में शिफ्ट हो जाए या चला जाए। तो इसोफेगस क्या कर रहा है, इसोफेगस के अंदर बहुत सारी ग्लैंड्स पाई जा रही है, म्यूकस ग्लैंड पाई जा रही है। उन म्यूकस ग्लैंड से म्यूकस सेक्रेट होता है और वो म्यूकस काफी स्मूथ होता है, और जिसके कारण हमारा जो बोलस होगा, जो माउथ में स्ट्रक्चर आप चबाते हैं उसको बोलस कहते हैं, वो बोलस होगा और भी लुब्रिकेट होकर के, और भी लुब्रिकेट होकर के कहाँ आ जाता है, इसोफेगस में पहुंच जाता है। और इसोफेगस में पहुंचने के बाद में वो और भी ज्यादा लुब्रिकेट होकर इजिली तरीके से स्टमक में चला जाता है। अब जब फूड स्टमक में चला गया तो स्टमक की बारी है। स्टमक में डाइजेशन नहीं देखेंगे लेकिन स्टमक के भागों को समझेंगे, स्टमक के बारे में समझेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पर डाल दीजिए स्टमक, जिसको हिंदी में कहते हैं आमाशय। राइट, पहला पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, खाली स्टमक जे शेप का होता है। किस आकार का होता है? जे शेप का होता है।
स्टमक को कवर्ड किए हुए म्यूकोसा लेयर के फोल्डिंग्स या म्यूकोसा लेयर के फोल्डिंग रगी बनाते हैं। ठीक है, बात क्या है कि स्टमक को कवर्ड किए हुए म्यूकोसा लेयर की फोल्डिंग, स्टमक को कवर्ड किए हुए म्यूकोसा लेयर की फोल्डिंग, म्यूकोसा लेयर की फोल्डिंग रगी बनाते हैं। ये रिंकल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये कैसे होते हैं? रिंकल लाइक, अंदर से कवर्ड किए होते हैं, राइट। अंदर से कवर्ड किए हुए कुछ म्यूकोसा लेयर पाई जा रही है, वो क्या कर रही है? फोल्डिंग बनाती है। वो फोल्डिंग फोल्ड होकर के रगीज बनाती है। लाइक आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर स्टमक के अंदर कुछ इस तरीके से बनाएंगे, और ये क्या है? ये रगीज बना रहा है, फोल्डिंग स्ट्रक्चर है, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एज रगीज। इसको रगीज कहते हैं। ठीक है, बनाते हैं। और ये कैसे होता है? रिंकल शेप होते हैं। रिंकल कहने का मतलब झुर्रीदार। देखिए यहां पर लिखा हुआ है रगी का ना पाया जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इस बात को याद रखिएगा। अगर स्टमक के अंदर रगी नहीं पाया जा रहा है तो इसका मीनिंग है कि स्टमक कैंसर हो सकता है। ठीक है, तो रगी का ना पाया जाना स्टमक कैंसर का संकेत होता है। अब बात करेंगे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्टमक। स्टमक में कितने भाग पाए जाते हैं? तो डेफिनेटली आपको पता है, बचपन से पढ़ते हैं, 11th क्लास से पढ़ते हैं कि स्टमक में 4 भाग पाए जाते हैं। तो स्टमक में 4 पार्ट्स पाए जाते हैं। पहला है कार्डियक, दूसरा है फंडिक, तीसरा है बॉडी और चौथा है पाइलोरिक। अब इन सभी पार्ट्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये आपका यहां पर एक स्टमक का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये जो स्ट्रक्चर आया हुआ है दैट इज कॉल्ड ईसोफेगस। इसे हम लोग ग्रास नाल कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रास नाल। जो कि स्टमक के अंदर क्या होता है? ओपन हो जाता है। स्टमक में क्या होता है? ओपन होता है। ये वाला जो पूरा रीजन है ये क्या कहलाता है? स्टमक कहलाता है। स्टमक में ओपन हो रहा है। जिस रीजन पर ये स्टमक में ओपन होता है उस रीजन को हम लोग बोलते हैं फंडिक। क्या बोलते हैं? फंडिक। और जहां पर ये रीजन पे होता है वहां पर एक स्फिंक्टर पाया जाता है, जिसको हम लोग गैस्ट्रोपाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। ठीक है, गैस्ट्रो स्फिंक्टर कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। अब आप थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे तो फंडिक के नीचे ये वाला जो रीजन है ये कहलाता है पूरा कार्डिक। तो कार्डियक पोर्शन यहां से लेकर के यहां तक रहता है, फंडिक पोर्शन यहां से यहां तक रहता है, इस वाले रीजन तक। ठीक, ये फंडिक है। और ये यहां से यहां तक वाला जो रीजन है ये क्या है? कार्डियक है। और कार्डियक के बाद वाला जो यहां तक का रीजन है दैट इज कॉल्ड पाइलोरिक। तो फंडिस, कार्डिक, अच्छा ये वाला जो रीजन है ये बॉडी कहलाता है। सॉरी, एक और इसमें पोर्शन है दैट इज कॉल्ड बॉडी। इसे हम लोग बॉडी कहते हैं। तो यहां से लेकर के यहां तक का जो रीजन है वो क्या कहला रहा है? कार्डियक। और यहां से लेकर के यहां तक का जो रीजन है वो आपका कहला रहा है क्या? बॉडी। और ये वाला रीजन यहां से यहां तक जो नेक्स्ट रीजन डियोडिनम में जाकर के ओपन होने वाला है, यहां तक का रीजन ये पूरा कहलाता है क्या? पाइलोरिक। राइट। जहां पर स्टमक का लास्ट एंड और डियोडिनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला भाग जिसका नाम है डियोडिनम, ये पहला भाग ज्वाइन होता है, वहां पर भी एक स्फिंक्टर पाया जाता है जिसको हम लोग पाइलोरिक स्फिंक्टर के नाम से जानते हैं। ये वाला जो उभरा हुआ भाग होता है स्टमक का, लाइक ये वाला पोर्शन, तो ये जो उभरा हुआ भाग होता है, इस उभरे हुए भाग को हम लोग कहते हैं ग्रेटर कर्वर्चर। ग्रेटर कर्वर्चर। और जो धसा हुआ पोर्शन होता है लाइक दिस, ये वाला इसे हम लोग बोलते हैं लेजर कर्वेचर। ठीक है, लेजर कर्वेचर। तो ये स्टमक का कुछ स्ट्रक्चर है जो आपके सामने यहां पर बनाया गया। इजीली आप अपने एग्जाम में भी बना सकते हो। आगे कुछ खास बातें उनको समझ लेते हैं। ठीक है, तो कुछ पहले यहां पर खास बातें स्टमक की वो थोड़ा सा लिख लेते हैं, देन उसके बाद में हम लोग यहां पर सेल की बात करेंगे, स्टमक की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है स्टमक में फूड 4 से 5 घंटे के लिए रुकता है। ये आपके वो पॉइंट्स हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बनते हैं और काफी इंपॉर्टेंट है। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आए तो आप इसको लिख सकते हो, आप टिक कर सकते हो। तो स्टमक में कितने घंटे फूड रुकता है? तो अबाउट 4 से 5 घंटे रुकता है। स्टमक की म्यूकोसा लेयर में, म्यूकोसा लेयर के फोल्ड जो होते हैं वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स
यानी जठर ग्रंथियां का फॉर्मेशन करते हैं। तो एक बात और भी याद रखना कि स्टमक के अंदर जो म्यूकोसा लेयर है वो सिर्फ स्टमक रगीज ही नहीं बनाती, बल्कि क्या करती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का भी फॉर्मेशन करती है। और इन गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट होता है जो कि फूड डाइजेशन में सहायता करता है। ठीक है, तो म्यूकोसा लेयर के फोल्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जठर ग्रंथियां का फॉर्मेशन करते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड से संबंधित 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, यानी कि इस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में यानी म्यूकोसा लेयर जो है वो 3 प्रकार की सेल बनाएगी स्पेशली। पहली जो यहां पर सेल होगी उसको जाइमोजेन चीफ सेल या पेप्टिक सेल्स के नाम से जाना जाता है। जाइमोजेन सेल के नाम से जाना जाता है, या इन्हें चीफ सेल कह सकते हैं, या पेप्टिक सेल्स के नाम से भी जानते हैं। खास बात क्या है, देखिए लिखा हुआ है पेप्सिनोजेन व प्रोरेनिन का सेक्रेशन करती हैं। तो ये जो कोशिकाएं होती हैं पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन का क्या करती हैं, सेक्रेशन करती हैं। इनके द्वारा कम मात्रा में गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम का सेक्रेशन भी होता है। तो गैस्ट्रिक लाइपेज एक एंजाइम है, गैस्ट्रिक लाइपेज, ये जो गैस्ट्रिक लाइपेज है ना, ये बहुत कम मात्रा में यहां पर क्या होता है, सेक्रीट होता है इन सेल्स के द्वारा, जाइमोजेन सेल के द्वारा। तो ये क्वेश्चन आता है जाइमोजेन से कौन कौन से एंजाइम सेक्रेट होते हैं, तो आप कहेंगे पेप्सिनोजेन, प्रोरेनिन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, और इनके द्वारा कुछ मात्रा में गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम भी सेक्रेट होता है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है कि दूसरी सेल्स यहां पर जो पाई जाती है वो है ऑक्जेंटिक सेल, या इसको हम लोग बोलते हैं पैराइटल सेल्स। ऑक्जेंटिक सेल्स या पैराइटल सेल्स, देखिए ये HCl व कैस्टल्स इंट्रेंसिक फैक्टर CIF का फुल फॉर्म है कैस्टल्स इंट्रेंसिक फैक्टर। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड व कैस्टल्स इंसेंट्रिक फैक्टर का सेक्रेशन करती हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो ऑक्जेंटिक सेल जो है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सेक्रेशन कराती है एडल्ट में। नेक्स्ट पॉइंट, कैस्टल्स इंट्रेंसिक फैक्टर द्वारा ह्यूमन में विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है। तो जो यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा होता है, तो कैस्टल्स इंट्रेंसिक फैक्टर्स के द्वारा होता है। कैस्टल्स इंट्रेंसिक फैक्टर क्या करता है, B12 को एब्जॉर्बेबल फॉर्म में ले आता है, जिससे इजिली विटामिन B12 क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे इंटेस्टाइन से। नेक्स्ट, HCl पेप्सिनोजेन व प्रोरेनिन एंजाइम्स को इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में चेंज करता है। तो HCl का एक बहुत बड़ा मेन फंक्शन है क्या, कि इसके पास में इतना अच्छा जादू है कि ये एक थप्पड़ से अपने पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में चेंज कर देता है। पेप्सिनोजेन को एक थप्पड़ से क्या करता है, पेप्सिनोजेन में क्या करेगा, चेंज कर देगा। जब पेप्सिन में चेंज हो जाएगा तो पेप्सिन क्या करेगा, देखो यह एक प्रकार का प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है। इसकी फिजियोलॉजी आगे देखेंगे डिटेल में, अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको। यह एक प्रकार का प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन को प्रोटीएजेज व पेप्टोन्स में तोड़ देता है। तो प्रोटीन को कितने भाग में तोड़ता है, 2 भाग में, प्रोटीएजेज और पेप्टोन्स में, राइट। दूसरा भाग देखिए यहां पर लिखा हुआ है प्रोरेनिन में भी ये खास बात क्या है कि ये HCl एक थप्पड़ में प्रोरेनिन को भी इनएक्टिव से एक्टिव ले आता है और ये चेंज हो जाता है रेनिन में। अब रेनिन क्या करेगा, रेनिन कहता है यह एक प्रकार का मिल्क प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है। भाई बच्चों के अंदर कुछ समय तक रेनिन काम करता है। क्या करता है, रेनिन काम करता है। रेनिन मिल्क, क्योंकि बच्चे मिल्क को पीते हैं, तो वो रेनिन क्या करता है, मिल्क प्रोटीन यानी मिल्क में जो प्रोटीन पाए जाते हैं उसको कैसीन कहते हैं, उस कैसीन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है कौन, रेनिन। लेकिन एडल्ट में ये रेनिन इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है, फिर एक्टिव नहीं रहता। यहां पर डाइजेस्ट करने के लिए क्या होता है, HCl काफी हाइड्रोक्लोरिक, आप एसिड डाल दो मिल्क में, फट जाएगा तो डाइजेस्ट कर देता है। यह एक प्रकार का मिल्क प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है जो कि केवल नवजात बच्चों में स्टमक में ही पाया जाता है, नवजात बच्चों के स्टमक में ही पाया जाता है। एडल्ट में कैसे डाइजेशन होगा, तो ये भी लिखा है एडल्ट में मिल्क प्रोटीन के डाइजेशन को HCl से कराया जाता है। HCl कौन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और कुछ नहीं है HCl, समझ रहे हो बच्चों। और तीसरी सेल जो पाई जाती है स्टमक में उसको हम लोग बोलते हैं म्यूकस नेक सेल, ठीक है, म्यूकस नेक सेल।
ये क्या करती हैं, यह सेल म्यूकस का सेक्रेशन करती हैं, सीधी बात है। अब यहां पर जो बोलस आया था माउथ से, वो स्टमक में इतना डाइजेस्ट हो जाएगा कि स्टमक में जाने के बाद में ये काइम में चेंज हो जाता है। ये जो हमारा फूड है ये किस में चेंज हो जाएगा, काइम में। तो यह सेल म्यूकस का सेक्रेशन करती है। दूसरा है म्यूकस स्टमक की वॉल को हाईली एसिडिक HCl से प्रोटेक्शन देता है। तो म्यूकस का एक बहुत बड़ा काम होता है कि कहीं हमारा HCl हमारे स्टमक की सेल को ही डाइजेस्ट ना कर दे, उसके लिए नेचर ने हमें म्यूकस सेल दिया है। और ये म्यूकस नेक सेल्स क्या करती है, बहुत ज़्यादा म्यूकस का सेक्रेशन करती हैं। और ये म्यूकस जो होता है HCl को अपने ऊपर वर्क नहीं करने देता, जिससे हमारा पूरा AI ट्रैक्ट जो है, एलिमेंट्री कैनाल ट्रैक्ट जो है, वो सेफ रहता है। यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिखा हुआ है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कॉमा गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन करती हैं। तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं ये गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन करती है। और गैस्ट्रिक जूस क्या होता है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट जो हमारा 6 लेक्चर रहेगा, इसमें हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के बारे में डिस्कस करेंगे। देन इस लेक्चर के बाद में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल ये फिनिश हो जाएगी, इस लेक्चर में एलिमेंट्री कैनाल फिनिश, देन फिर हमारा स्टार्ट होगा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो हर एक डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को हम लोग डिटेल में देखेंगे। और जब खत्म हो जाएगा डाइजेस्टिव ग्लैंड, फिर हम लोग फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन देखेंगे कि डाइजेशन किस तरीके से होता है स्टमक इंटेस्टाइन के अंदर, माउथ के अंदर हमारे बॉडी में। ठीक है, तो हर एक चीज को बेटा यहाँ पर मैं बहुत ही डिटेल्ड में लेकर के चल रहा हूँ, जिससे कोई भी आपका पॉइंट या कोई भी कॉन्सेप्ट आपका ना छूटे। आप PGT से रिलेटेड यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अगर चाहें तो आप UPSC की प्रिपरेशन में जो जूलॉजी रखते हैं सब्जेक्ट, उनके लिए भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं, बहुत सारा कवर मैं करा रहा हूँ। आप अगर नीट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन बच्चों के लिए भी बहुत बहुत बेनिफिशियल ये क्लासेस हैं BSc की। और BSc के लिए तो आपके बेनिफिट है ही है। तो आप BSc कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो 11th और 12th में उतना अच्छा नहीं पढ़े हैं, तो यहाँ पर तो पढ़ लीजिए। तो बने रहिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जिसमें हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।